दोस्तों नमस्कार। सत्य हिंदी के मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, अगर आपकी आमदनी पिछले 8-10 वर्षों में घटी है, आपकी जेब से ज़्यादा पैसे निकलने लगे हैं, आवक कम और जावक अचानक से ज़्यादा बढ़ गई हो, या हो सकता है कि आपका इन्हीं पिछले 8-10 वर्षों में रोज़गार भी चला गया हो और अब बहुत कोशिश करने पर भी आप नौकरी नहीं पा रहे हों। और सबसे बड़ी बात कि आपको इन सब का कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कारण तो समझना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं है जो आपको इसका कारण समझा दे। तो ये वीडियो जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि ये देखने के बाद आप ये समझ लेंगे कि दरअसल आपकी आमदनी जो कम हुई है, आपकी नौकरी जो चली गई है और कोशिश करने पे भी नहीं मिल रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, बहुत परेशानी होगी, बहुत तकलीफ होगा और बहुत अफसोस होगा। दरअसल देश पर दिन ब दिन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगातार हर दिन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है। आज हम ये चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देश पर कर्ज कितना हो चुका है। हम बड़े शान से कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि हमारी जीडीपी जो है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ हम ये समझाना चाहेंगे कि जो अर्थव्यवस्था का पैमाना होता है नापने का, वो जीडीपी के जरिए होता है। जितनी बड़ी जीडीपी उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, चीन की उसके बाद है दूसरे नंबर पर, उसके बाद जर्मनी है, जापान है और 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी भारत की है। लेकिन सिर्फ यही फिगर नहीं आपको देखना होगा, आपको देखना होगा कि हमारा कर्ज कितना है। दरअसल इस पूरी जीडीपी का 97% कर्ज के रूप में सरकार ने ले रखा है। भारत की जीडीपी जो है अभी $3.4 ट्रिलियन है। लेकिन दोस्तों, कर्ज अगर इसकी बात करेंगे तो कर्ज भी हमारा $3.3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। यानी ये बहुत जल्दी ही 100% पहुंचने वाला है। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने पिछले साल चेतावनी दी थी कि अगर भारत का कर्ज इसी तरीके से बढ़ता रहा तो साल 2028 तक ये जीडीपी के बराबर पहुंच जाएगा। और आईएमएफ ने यह भी कहा था कि भारत के लिए वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति होने वाली है। लेकिन आईएमएफ की इस बात को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया था, नकार दिया था। लेकिन अब दोस्तों लगता है कि जो आईएमएफ की भविष्यवाणी थी, वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने जो कहा था, ये सच साबित हो जाएगा। 2028 में नहीं बल्कि 2025-26 में ही ये सच साबित हो जाएगा। और आपके रोजगार का, आपकी जेब में पैसे कम होने का जो सीधा एक रिश्ता जुड़ता है, ये देश पर बढ़ते कर्ज के साथ भी जुड़ता है। इस बात की हम चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहें। उसके पहले बेहतर समझ के लिए हम थोड़े से आंकड़े आपको पहले बता दें, क्योंकि इन आंकड़ों की सीढ़ी पर चढ़कर ही, इसे समझकर ही एक बेहतर समझ डेवलप की जा सकती है। साल 2023 में, यानी पिछले वर्ष, भारत में जीडीपी के मुकाबले जो कर्ज था वो 81% था, जो अभी 97% बढ़ा है, 97% तक पहुंच गया है। यानी कि 16% एक साल से कम समय में जीडीपी के अनुपात में जो कर्ज है वो बढ़ चुका है। भारत के आंकड़ों पर गौर करें। साल 1980 से
2023 तक, यानी लगभग 43 वर्षों में अगर औसत कर्ज हम निकाल कर देखते हैं कि भारत का कितना था जीडीपी के अनुपात में, तो ये लगभग 70% था। 70% से थोड़ा कम ही 69% था। कोरोना काल यानी 2020 में सकल घरेलू उत्पाद बनाम जो सरकार पर, भारत पर कर्ज था, वो सबसे उच्चतम स्तर पर गया था। 89% के आसपास वो पहुंच गया था, 89% के आसपास पहुंचा था, क्योंकि वो कोरोना काल था। बात वहां तो समझ में आती है, लेकिन अभी 2024 में ये 97% पर क्यों है, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई संतोषजनक जवाब किसी भी सरकारी महकमे से, किसी भी सरकारी मंत्री से नहीं आ रहा है जो जनता को संतुष्ट कर सके। बहरहाल 1980 में भारत में ये आंकड़ा जो कर्ज का था वो रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर था, 50% से भी कम था। जीडीपी का 47.94% था। लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि 3.4 ट्रिलियन जीडीपी है हमारी और 3.3 ट्रिलियन डेट है, और ये 97% का आंकड़ा आने वाले समय में भारत के लिए बहुत चिंता की बात हो सकती है। अब कई तर्क यहाँ दिए जा सकते हैं कि जो दूसरी विकसित इकोनॉमीज़ हैं, जैसे जापान की विकसित इकोनॉमी है, अमेरिका की विकसित इकोनॉमी है, यहाँ तो ये देश जो कर्ज लेते हैं वो जीडीपी के 100% से भी ज़्यादा है। जापान में जो कर्ज है वो 225% के आसपास है जीडीपी का। अमेरिका का जो कर्ज है वो 125% के आसपास है। वहाँ का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वहाँ के लिए दोस्तों ये बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। हम अभी जर्मनी को पीछे छोड़ने की कल्पना कर रहे हैं, हम छोड़ भी देंगे क्योंकि हमारा देश बड़ा है, हमारा कंजम्पशन उनके हिसाब से ज़्यादा है क्योंकि आबादी ज़्यादा है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी मानी जाती है और वहाँ जीडीपी टू डेट रेशियो जो है वो 65% के नीचे ही हमेशा से रही है, औसत अगर देखें तो। जापान और अमेरिका की स्थिति जैसा हमने बताया अलग है। एक नज़र ज़रा इन आंकड़ों पर डाल लीजिए। जापान में इस वक्त 250% से ज़्यादा जीडीपी से कर्ज का रेशियो है। इटली में भी 144% ये आंकड़ा बता रहा है। अमेरिका में 133% है। फ्रांस में 115% ये आंकड़ा है। यूके के लिए ये आंकड़ा 110% का है, यानी यूके की जो जीडीपी है उसका 110% इन्होंने कर्ज लिया हुआ है। लेकिन हमने देखा अभी पिछले कुछ वर्षों में कि किस तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, किस तरीके से यूके की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। इतनी ज़्यादा कि वहाँ कई प्रधानमंत्रियों को बदले जाने की नौबत आई। महंगाई इतनी ज़्यादा कि लोग त्राहिमाम कर गए और सरकारें वहाँ ठीक तरीके से निपट पाने में इन सब परिस्थितियों से अक्षम रही हैं। आप ज़रा अमेरिका की स्थिति देखिए। पहली बार किस तरीके से अमेरिका में महंगाई पर काबू पाने के लिए जो वहाँ का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक यूएस फेड ने लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को पिछले 4 वर्षों तक बढ़ाए रखा। जो 0% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा बढ़ाए रखा। अभी उसमें थोड़ी सी कमी 50 बेसिस पॉइंट की गई है, लेकिन अमेरिका के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। अमेरिका का जो अभी लोन है, सरकारी कर्ज है, वो $32 ट्रिलियन का है, जो वहाँ की जीडीपी का 120% है। यानी कि वहाँ की जो जीडीपी है वो लगभग 28 ट्रिलियन के आसपास की है और लोन जो है वहाँ पर $32 ट्रिलियन का है। 2003 की बात करें, आज से 20 वर्ष पहले की, तो अमेरिका पर कर्ज जो था वो उसकी जीडीपी का मात्र 56% था। अब इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा दोस्तों ये हो रहा है कि अमेरिका का जो बजट है वो हमेशा घाटे का बजट रहने वाला है। प्राइमरी डेफिसिट
वहाँ 3% के ऊपर 2053 तक, यानी अगले लगभग 30 वर्षों तक वहाँ की प्राइमरी डेफिसिट जो है अमेरिका की, वो 3% के ऊपर बनी रहेगी, ऐसा अर्थशास्त्री बता रहे हैं। और क्या करेंगे अमेरिका के अर्थशास्त्री, वहाँ की सरकार क्या करेगी, जो भी नई सरकार आएगी, इस घाटे को, जो प्राइमरी डेफिसिट है, इसको पाटने के लिए, कम करने के लिए लगातार वो कर्ज बढ़ाती रहेगी। तो आने वाले समय में आप मान लें कि अमेरिका का कर्ज और बढ़ेगा। और एक्सपर्ट्स की राय ये है कि अगर वहाँ पॉलिसीज़ में शीघ्र ही परिवर्तन नहीं किए गए तो वहाँ बहुत मुश्किल आने वाली होगी। और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा भी वहाँ के चुनाव में है, बाकी मुद्दों के अलावा। थोड़ी बात जापान की भी देख लेते हैं, फिर भारत पर वापस आते हैं कि किस तरीके से ये हमारे रोजगार को और हमारी जेब पर असर डाल रहा है देश का बढ़ता कर्ज। जापान में भी हमने बताया कि सबसे ज़्यादा 250% के आसपास जीडीपी का कर्ज है। ये स्थिति वहाँ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि जापान की जो स्थिति है दोस्तों, वो भारत की अभी की स्थिति से अलग है। स्थितियां दो तरीके की हैं। भारत एक युवा देश है। भारत में जो औसत एज है पॉपुलेशन की, यहाँ की आबादी की, वो 30 साल से भी नीचे है। जापान जो अभी देश है वो एजिंग पॉपुलेशन का देश है। वहाँ की जो औसत आबादी है वो 50 से भी कहीं ऊपर, 60 के आसपास है, शायद उससे भी ऊपर पहुँच चुकी हो। तो जब पॉपुलेशन की एज ज़्यादा होती है तो बीमारियां ज़्यादा होती हैं, लोग काम कम करते हैं, और ये साइक्लिकल है। आज जिस देश में पॉपुलेशन की एज ज़्यादा है वो फिर कम होगी, और जहां कम है वहां वो ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जापान में चूंकि एजिंग पॉपुलेशन है तो वहां सरकार को सोशल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा पैसे खर्चने होते हैं। वो अपने देशवासियों के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करती है वहाँ की सरकार। इसी वजह से उनका वित्तीय घाटा बढ़ता है, और जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो उसे पाटने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। और यही प्राइमरी वजह है, बेसिक मूल रीज़न है कि जापान का जो कर्ज है, जीडीपी टू कर्ज का रेशियो, वो इतना ज़्यादा क्यों है। लेकिन वहाँ की स्थिति बदलेगी, क्योंकि अब साइक्लिकली आने वाले समय में जापान की एज कम होगी, और इंडिया में जबकि अभी कम एज है पॉपुलेशन की, तो यहाँ की एज बढ़ेगी। तो अगर कम एज पर भी, और जबकि भारत की सोशल सिक्योरिटी वगैरह वैसी नहीं है दूसरे विकसित देशों की तरह, तो अगर ऐसी स्थिति में ही भारत का जीडीपी टू डेट रेशियो अगर 97% तक पहुँच गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार और ज़्यादा कर्ज लेती रहेगी, और कर्ज से ही कर्ज चुकाया जाएगा। अब ये आपकी नौकरी पर भी असर डालेगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से इसको समझिए, क्योंकि कंजम्पशन नहीं है। बेशक हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमारे पास कंजम्पशन नहीं है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय हमारी जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रति व्यक्ति आय है भी वो बहुत कम लोगों में सिमटी हुई है। 10%, 20% लोगों के पास सारा का सारा धन है, और बाकी 80-90% जो जनता है उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा गैप है। किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं और किसी के पास 200 रुपए हैं, इतने का फर्क है। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय का औसत मापा जाता है, तो औसत मापने का वही सिंपल तरीका है कि 2 लोग हैं, एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है, एक व्यक्ति के पास 2 रुपए है, तो 100 और 2 मिला के 102 होता है, और प्रति व्यक्ति आय मानी जाएगी कि इस देश की आय 51 रुपए है। लेकिन हकीकत तो यह है कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, दूसरे के पास मात्र 2 रुपए हैं। तो जो 2 रुपए वाला व्यक्ति है वो कितना सामान खरीद लेगा, और जब वो सामान नहीं खरीदेगा तो कंजम्पशन कैसे होगी? कंजम्पशन नहीं होगी तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कहाँ से आएंगे?
और यही वजह है कि महंगाई भी बढ़ रही है। उत्पादन नहीं बढ़ने से रोजगार कम हो रहा है और डिमांड कम होने से, उस सामान का उत्पादन कम होने से आपको उसकी कीमत बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि बल्क प्रोडक्शन में ज़्यादा फायदा होता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज आपको ये समझ में आया होगा कि अगर पिछले 8-10 वर्षों में आपकी जेब पर पैसे कम हुए हैं, आपकी रोजगार पर संकट आया है, तो उसकी एक बड़ी वजह देश पर बढ़ता कर्ज, देश की प्रति व्यक्ति आय कम होना, उत्पादन का कम होना और कंजम्पशन का कम होना है। बेशक हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हों, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना होगा और तभी हम पूरे देश का सर्वांगीण विकास शायद कर पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये बहुत बड़ा फेवर होगा आपका। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।